आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट्स। देखिए, हमने अपनी स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि व्याख्या, स्टैट्यूट मतलब विधि। किसी भी कानून को हम कैसे समझेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर्स क्या होते हैं एक स्टैट्यूट के, जब हम पढ़ते हैं तो जिन्हें हमें समझना ज़रूरी होता है। देन हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब कि हम विधियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, समय के बेस पे, ऑब्जेक्ट के बेस पे, या फिर वो किन लोगों पर लागू किया गया है, किसी के लिए स्पेशल है या फिर वो हर किसी के लिए है। तो इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी हैं अपनी लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट्स। कंजंक्टिव में रेफर होता है एंड वर्ड और डिसजंक्टिव में रेफर होता है और वर्ड। अब जब हम किसी एनेक्टमेंट को पढ़ते हैं, किसी अधिनियम को पढ़ते हैं, तो क्या होता है उसमें कई बार हम देखते हैं एंड और वर्ड का यूज़। अब एंड को कैसे पढ़ेंगे और को कैसे पढ़ेंगे, उसका मतलब क्या होगा और हम उसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसकी कैसे व्याख्या करेंगे, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड और आर यूज्ड इन अ स्टैट्यूट इज क्रूशियल। दीज आर नोन एज कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट्स। मतलब जब हम किसी स्टैट्यूट को, किसी विधि को पढ़ते हैं तो उसमें एंड और वर्ड आता है और उनको समझना इतना भी आसान काम नहीं है, और इन्हीं को बोला गया कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट। कंजंक्टिव मतलब एंड डिसजंक्टिव मतलब और। So, conjunctive enactment. A conjunctive enactment uses the word and to connect multiple conditions or component of a legal provision. It means that all conditions must be satisfied for the provision to be applicable. It is cumulative in nature. देखिए, जब हम conjunctive enactment का पढ़ते हैं, मतलब कि वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया गया है, एंड वर्ड का यूज़ किया गया है। और जब जहाँ पर एंड वर्ड का यूज़ होता है, मतलब वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस दी गई हैं, लेकिन आपको वो सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। आप किसी भी एक कंडीशन को स्किप नहीं कर सकते। तो देखिए, एंड टू कनेक्ट मल्टीपल कंडीशंस, एंड का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि वहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है और सारी की सारी क्या हैं, कनेक्टेड हैं। इट मीन्स दैट ऑल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। आपको सारी की सारी कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। For the provision to be applicable, it is cumulative in nature. Cumulative in nature का मतलब क्या है कि all conditions must be fulfilled together. आपको हर कंडीशन को एक साथ फुलफिल करना ही पड़ेगा, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट इग्नोर और स्किप एनी कंडीशन। अब जैसे कि अगर हम पेपर देते हैं तो पेपर में लिखा होता है ए एंड बी पार्ट आर मैंडेटरी टू बी अटेंडेड। मतलब कि आपको ए पार्ट भी करना है और बी पार्ट भी करना है पेपर का, तो वहाँ पर आपको दोनों ही पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। आप कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते, किसी एक को भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये कंजंक्टिव हो गया। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार चाहिए भारत के अंदर, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, वो एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। अब यहाँ पर एंड का यूज़ है, मतलब कि उसे 18 साल का भी होना चाहिए और साथ में वो इंडियन सिटीज़न भी होना चाहिए। अगर वो 18 साल का है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है तो उसको यहाँ के वोटिंग अधिकार भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई इंडियन सिटीज़न है लेकिन वो 18 साल से नीचे है तो उसको वोटिंग का अधिकार भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजंक्टिव। एंड शब्द का मतलब क्या होता है, इसका लिटरल मीनिंग यही है एंड का। एंड इट इज़ कम्युलेटिव इन नेचर। कम्युलेटिव का मतलब क्या है, आपको हर कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट। डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है, अ डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट यूजेज द वर्ड और to prevent alternative conditions or choices. It means that satisfying any one of the condition is sufficient for the provision to apply. It is alternative in nature. जब हम डिसजंक्टिव एनेक्टमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम और वर्ड पढ़ते हैं, मतलब कि आपके पास कंडीशंस हैं लेकिन हर एक कंडीशन को फुलफिल करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप उसमें से किसी एक को भी फुलफिल करेंगे तो चलेगा। इट इज़ अल्टरनेटिव इन नेचर। यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं एक को। जैसे कि अगर हमें एडमिशन चाहिए होता है, मान लो 12th के बाद हम एडमिशन लेने के लिए जाएं, तो हमें 10th की, 12th की माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ेगा।
ये क्या हो गया, ये कंजंक्टिव होगा, यहाँ पर एंड का यूज़ किया गया होता है। वहीं और में क्या होता है कि कई बार हम कहीं पे अगर हमें अपनी एज का प्रूफ देना हो तो हम बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और 10th की मार्कशीट भी सबमिट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर क्या है, और है। आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। तो ये मतलब होता है और का। देखिए इलिस्ट्रेशंस हैं। कंजंक्टिव एग्जाम्पल, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इज एन इनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। यहाँ पर दोनों कंडीशन को फुलफिल करना क्या है, मस्ट है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। डिसजंक्टिव एग्जाम्पल का देखिए, एंड की जगह पे क्या वर्ड यूज किया गया, और। यहाँ पर आप ईदर कंडीशन इज सफिशिएंट, कोई एक कंडीशन भी होगी भी चलेगा, दैट इज सफिशिएंट। देन लॉर्ड स्क्रूटन सेड, you do sometimes read or as and in a statute, but you do not do it unless you are obliged, because or does not generally mean and does not generally mean or। इन्होंने कहा कि हम जब किसी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभार और को एंड पढ़ते हैं और एंड को और पढ़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कब तक नहीं होना चाहिए, अनलेस यू आर ओब्लाइज्ड, जब तक आपके ऊपर कोई ओब्लिगेशन ना हो। अदरवाइज आप एंड को एंड ही पढ़िए, और को और ही पढ़िए, क्योंकि एंड का मतलब और नहीं होता और का मतलब एंड नहीं होता, क्योंकि एंड में हर कंडीशन को फुलफिल करना होता है और में किसी एक को भी करोगे तो चलेगा। देयर आर मेनी ऑप्शंस। लॉर्ड हेल्सब्यूरे सेड दैट नॉर्मली द वर्ड और कैन नॉट बी रीड एज एंड unless some other part of the same statute or the clear intention of it requires that to be done. It is obvious, therefore, that context of the statute becomes very important in such circumstances to find out the true intention of the legislature. मतलब कि हमें नॉर्मली, हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली और को एंड नहीं इंटरप्रेट कर सकते और एंड को और नहीं इंटरप्रेट करते। हम एंड को एंड ही समझते हैं और को और ही समझते हैं। लेकिन हमें लेजिस्लेचर की ट्रू इंटेंशन को समझना है कि उन्होंने उस कानून को किस उद्देश्य के साथ बनाया है और उसे हमें एप्लीकेबल करना है। तो उन सर्कमस्टांसेस में हम क्या कर सकते हैं, और को एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं और एंड को और इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। देन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो IAS में जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास रूल्स हैं, जिनमें से 2 रूल हैं, एक तो लिटरल और दूसरा गोल्डन। लिटरल का मतलब होता है कि हम ग्रामेटिकल मीनिंग को ही मानते हैं, मतलब जो लिखा है उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे। अगर एंड लिखा है तो हम एंड ही पढ़ेंगे, और लिखा है तो हम और ही पढ़ेंगे। कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम एंड को और पढ़ दें और को एंड पढ़ दें। हमें उसका स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग ही समझना है। और गोल्डन रूल का मतलब होता है कि अवॉइड एब्सर्डिटी, अपहोल्ड लेजिस्लेटिव इंटेंट। इसका मतलब ये है कि हमें इलॉजिकल, तर्कहीन चीज़ को अवॉइड करना है, और हमें अपहोल्ड लेजिस्लेटिव इंटेंट, मतलब कि लेजिस्लेचर ने जिस इंटेंशन के साथ उसे बनाया है उस चीज़ को हमें बढ़ावा देना है, उस चीज़ को हमें प्राप्त करना है। देन आता लिटरल रूल। कोर्ट नॉर्मली गिव द वर्ड एंड और देयर ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल मीनिंग, मतलब कि कोर्ट जो होता है जब भी पढ़ता है किसी कानून को, पहले तो उसको जैसी वो लैंग्वेज होती है उसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ही पढ़ता है, जो ग्रामेटिकल मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है और उसे ही समझ के चलता है। लेकिन कई बार वो एब्सर्डिटी बना देता, मतलब कि कानून को इलॉजिकल बना देता है। सो हाउएवर कोर्ट में इंटरप्रेट एंड और वाइस वर्सा कॉन्टेक्सचुअल रूल, मतलब कि कई बार कोर्ट क्या कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, व्याख्या कर सकता है एंड की एज और को एंड की तरह। द लिटरल मीनिंग डिफीट्स लेजिस्लेटिव इंटेंट, क्योंकि जब हम इन लिटरल मीनिंग को पढ़ते हैं तो वो डिफीट करता है लेजिस्लेटिव इंटेंट को, कि जिस उद्देश्य के साथ लेजिस्लेचर ने उस कानून को बनाया है वो उस चीज़ को नहीं अपहेल्ड करता। तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उसे गोल्डन रूल की तरह पढ़ते हैं। तो इट लेड्स टू एब्सर्डिटी, इनकंसिस्टेंसी और इनजस्टिस। एब्सर्डिटी का मतलब इलॉजिकल, अनरीजनेबल मतलब तर्कहीन, इनकंसिस्टेंस का मतलब होता असंगत, मतलब कि वो कानून असंगत है, उस कानून के मतलब को अगर हम समझते हैं तो वो
चीज़ों के साथ मेल नहीं खाता, वो स्पिरिट ऑफ जस्टिस को अपहेल्ड नहीं करता, इनजस्टिस वो अन्याय करता है लोगों के साथ, इलॉजिकल आउटकम्स निकल के आते हैं। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उसे गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, वहाँ पर हम उसके ग्रामेटिकल मीनिंग को चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं, ताकि जो लेजिस्लेचर ने जिस उद्देश्य के साथ उसको बनाया है उसे हम प्राप्त कर सकें, उसे अचीव कर सकें। दैट्स वाई वी यूज़ गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल में हम क्या करते हैं, कई बार एंड को और इंटरप्रेट कर देते हैं और को एंड। क्यों, ताकि लेजिस्लेटिव की इंटेंट को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। देन आता है केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMD चमरबुंगवाला AIR 1957. Supreme Court held that while interpreting statute, the entire context must be read, sometimes or may be read as and to avoid absurd result to carry out the legislative purpose. इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जब हम किसी स्टेट्यूट को पढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंड को और पढ़ सकते हैं और को एंड पढ़ सकते हैं, ताकि उसकी इरिलेवेंट इलॉजिकल तर्कहीनता को ख़त्म करके जो लेजिस्लेटिव पर्पस है, जिस उद्देश्य के साथ उसे बनाया गया है, उसे हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। देन केस है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एंड कैन बी रीड एज और टू प्रिवेंट इनजस्टिस। हम अन्याय को रोकने के लिए भी एंड को और कर सकते हैं और को एंड पढ़ सकते हैं। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। Interpretation of statutory language must be such that it advances the remedy and suppress the mischief the law seeks to correct. मतलब कि जब हम statutory language को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो it must be such that it advances the remedy and suppress the mischief the law seeks to correct. जैसे कि अगर हमने कोई कानून बनाया, जैसे कि रेप से रिलेटेड, तो हम उसे वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक मिसचीफ को रोकने के लिए, सप्रेस करने के लिए बनाया है, ताकि हम उसे सुधार सकें। जैसे कि अगर हम कानून को पढ़ते हैं वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो हम उसको वैसी ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं, मतलब कि एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ते हैं जब हम उस स्टैट्यूट को पढ़ रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, मतलब जो लिखा है उसे वैसे ही पढ़ना, एग्जैक्ट वर्डिंग यूज्ड इन अ लॉ स्टैट्यूट। देन केस है पंजाब प्रोड्यूस एंड ट्रेनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड वर्सेस CIT। अब कंजक्टिव टर्म्स इंटरप्रेटेड कॉन्टेक्चुअली इन लॉ इन टैक्स लॉज, स्ट्रिक्ट ग्रामर में बी रिलैक्स टू फुलफिल द लेजिस्लेटिव पर्पज। यहाँ पर लिखा हुआ है कंजक्टिव टर्म्स, मतलब कि एंड, इंटरप्रेटेड कॉन्टेक्चुअली इन टैक्स लॉज। अब यहाँ का मतलब क्या है कि जहाँ पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, जिसकी वजह से हमें अनजस्ट आउटकम्स मिलते हैं, अनरीजनेबल आउटकम्स मिलते हैं, वहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, कंजंक्टिव टर्म्स को इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्टेक्चुअली, मतलब कि इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कि न्याय प्रोवाइड हो सके, जस्टिस हो सके, और लेजिस्लेटिव इंटेंशन जो है वो अपहेल्ड हो सके, मतलब जिस उद्देश्य से वो कानून बनाया गया है हम उसे अचीव कर सकें। तो कॉन्टेक्चुअली का मतलब यही है, जिससे कि हम जस्टिस को इंश्योर करें और लेजिस्लेटिव इंटेंट को इंश्योर करें। तो इस तरीके से हमें एंड को इंटरप्रेट करना है। स्ट्रिक्ट ग्रामर में भी रिलैक्स टू फुलफिल द लेजिस्लेटिव पर्पस, जो हमें एक लिटरल रूल होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, मे बी रिलैक्स्ड, उसे हम छोड़ सकते हैं, हम उसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें लेजिस्लेटिव पर्पस को पूरा करना है। देन लीगल रिलेवेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव और terms is critical in criminal laws determining liability, election laws, disqualification criteria, tax laws, assessing exemptions, contract law and enforcing terms and obligations। कि जब हम क्रिमिनल लॉ होते हैं तो वहाँ पे हमें लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना है, तो वहाँ पर इसे इंटरप्रेट करना ओ को और को एंड की तरह, एंड को और की तरह, तो वहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है। वहीं इलेक्शन लॉ में हम डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। देन टैक्स लॉ होता है असेसिंग एग्जम्पशंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रूल है तो हम देखना पड़ता है कि वो किन किन मामलों में एक्सेप्शंस लागू करता है और वो क्यों और कैसे मान्य होंगी, हमें वो चेक करना होता है।
कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्स टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस, मतलब कि जो टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस लिखी गई हैं, क्या हम वहाँ पर एंड को और को एंड कर सकते हैं? तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशंस होती है इन केसेस के अंदर। देन कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड और इज़ नॉट रिजिड, मतलब कठोर नहीं है कि हम एंड को और बिल्कुल नहीं पढ़ सकते और को एंड बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, नहीं, हम पढ़ सकते हैं। और कब पढ़ सकते हैं? जब हमें लेजिस्लेटिव इंटेंट को अपहेल्ड करना है। तो कोर्ट एम्फेसाइज, जब भी कोर्ट इंटरप्रेट करता है एंड को और को, तो वो इस चीज़ को चेकआउट करता है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ शुड बी अपहेल्ड। देन आता है हेल्प प्रिवेंट इनजस्टिस एंड अब्सर्डिटी। अगर हम स्ट्रिक्टली पढ़ें, मतलब लिटरल रूल के अकॉर्डिंग पढ़ें, पूरा ग्रामेटिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो हो सकता है कि लैंग्वेज जो है वो एब्सर्ड हो। तो हो सकता है जो लैंग्वेज है वो अब्सर्ड हो, मतलब इलॉजिकल, अनरीजनेबल या फिर इनकन्सिस्टेंट या फिर उससे इनजस्टिस हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंड को और पढ़ सकते हैं और को एंड पढ़ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव। कंजंक्टिव मतलब एंड, डिसजंक्टिव मतलब और उनको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।